वेलकम इंडियन फाइट जंगी। इंडियन फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। कल UFC 287 होने वाली है सुबह 7:30 बजे। आप कहाँ देख सकते हैं, मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। ये हमेशा की तरह दो वीडियो का कॉम्बिनेशन है जो मैं एक दिन पहले रिलीज करता हूँ। इसमें आपको मेन इवेंट के बारे में भी एनालिसिस मिलेगा और बाकी सारे जो इवेंट है उनके बारे में भी एनालिसिस मिलेगा। हर फाइट का लगभग हर फाइट का प्रेडिक्शन मिलेगा और उस फाइट के जो टेंजेंसिबल है टेंजेंशियल हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा। बट उससे पहले मैं एक आदमी के बारे में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, पहले मैं आज जो वीडियो आएगा आपको मतलब आगे जो देखेंगे आप, पहले बाकी सारी फाइट के बारे में हम बात करेंगे मेन इवेंट को छोड़ के, और फिर मेन इवेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पर इन सब चीज़ों के बारे में बात करने से पहले मैं एक उस आदमी के बारे में बात करना चाहता हूँ जो पता नहीं कुछ भी कर ले उसको कोई इज्जत देने को तैयार नहीं है। पर ये चैनल वैसा नहीं है जैसे दूसरा है, तो हम उसको इज्जत देंगे। उस आदमी का नाम है एलेक्स परेरा। अब देखिए, कुछ दिनों पहले तक कहा जा रहा था कि इजराइल अदेसानी ना एंडरसन सिल्वा के लगभग बराबर है ना। कई लोग उससे भी बेहतर कह रहे थे। अब ये आदमी एलेक्स परेरा इस सो कॉल्ड सबसे बेस्ट चैंपियन को, मेरा मानना है, दिल से मानना है कि इजराइल अदेसानिया शानदार खिलाड़ी है। न सिर्फ शानदार खिलाड़ी है, शानदार चैंपियन है, सारी स्किल्स हैं। बट सिर्फ एक आदमी को इज्जत देने के चक्कर में हम ये तो नहीं है कि दूसरे की सारी क्वालिटी हम डिमिनिश कर दें। ये लड़का गरीबी मतलब जहां से आता है वो उम्मीद नहीं कर सकते कि इतना आगे जाएगा, फिर भी उसकी कोई इज्जत नहीं है। 24 साल की जिंदगी में अपना कैरियर स्टार्ट करता है, फिर भी इसकी कोई इज्जत नहीं है। आपके जो सो कॉल्ड सबसे बेहतरीन मिडिल वेट चैंपियन को एक बार नहीं हराता, 2 बार नहीं हराता, 3 बार हराता है, जिसमें से एक बार आप नहीं भी माने तो भी 2 बार हराता है, फिर भी कोई इज्जत नहीं है। ठीक है ना, वो उसको एक बार नहीं 2 बार नॉकआउट करता है, फिर भी कोई इज्जत नहीं है ना। आप आर्गुमेंट सुनेंगे, अरे यार इजराइल अदेसानी ना पूरी फाइट जीत रहा था, बस आखिरी में वो करके नॉकआउट चला गया। वैसे ही ना किक बॉक्सिंग में भी इजराइल अदेसानी पूरी फाइट जीत रहा था, आखिरी में नॉकआउट करके चला गया। तो क्या वो नॉकआउट को नहीं माने? ठीक है, मिडिल वेट चैंपियनशिप वो आदमी इससे पहले भी चैंपियन रह चुका है, राइट। ग्लोरी में मिडिल वेट चैंपियन रहा, वहां पे तो इज्जत हुई। बट ये जो सो कॉल्ड एमएमए का क्राउड है, और एमएमए नहीं सिर्फ यूएफसी का जो क्राउड है, कोई इज्जत नहीं। मिडिल वेट से ऊपर चढ़ के लाइट हैवी वेट में गया, अच्छे खासे डिफेंस किए, जितने इसराइल ने किए ना उससे ज्यादा डिफेंस है उसके टाइटल फाइट में, फिर भी सारी दुनिया में इज्जत। ये एमएमए यूएफसी वाला क्राउड कोई इज्जत नहीं। यूएफसी में आके इजराइल अदेसानिया को हराया, नॉकआउट किया, नॉकडाउन किया, जो भी कहें, टीकीओ किया, कोई इज्जत नहीं। क्योंकि अरे यार ना इजराइल जीत रहा था, वो तो आखिरी में हार गया। क्या तो आखिरी वाला पॉइंट नहीं गिनोगे क्या? फिर ऐसे ही बता दो कि अगर आखिरी में आप नॉकआउट भी कर दो तो वो राउंड हारते हो, बाकी सारे राउंड आप जीत रहे थे। अगर वो राउंड में सिर्फ नॉकडाउन भी गिनते ना तो भी 3-2 से होती फाइट। इतनी एक तरफा नहीं थी जितनी एक तरफा दिखाई दे रही है। ठीक है, और मतलब इससे ज्यादा और नॉनसेंस, टेडी एटलस की मैं बहुत इज्जत करता हूं, बट क्या प्रॉब्लम है ये मीडिया में कि एक आदमी कुछ बोलता है ना तो बाकी सारे उसकी वो पिछवाड़ा मतलब उसका बात लेके घिसते रहते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। राइट दोस्त, आपको ओरिजिनल थिंकिंग करनी है, मुझे ओरिजिनल थिंकिंग करनी है, तभी तो हम इन लोगों से आगे जा पाएंगे, है ना। नहीं तो यहीं रह जाएंगे हम। ओरिजिनल थिंकिंग क्या है? टेडी एटलस ने क्या कहा? टेडी एटलस ने कहा कि हर आदमी चैंपियन बनने के बाद 30% बेहतर हो जाता है। परफेक्ट। लियोन एडवर्ड्स में वो बात लागू होती थी कि लियोन एडवर्ड्स चैंपियन बना, वो 30% बेटर हो गया, इट्स ओके। सेम बात लोग, मैं बता रहा हूं, हर चूतिया ये बात कर रहा है कि 30% बेटर हो जाता है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दोपहर में मैंने रवि से बात की, तो हम यही बात कर रहे थे। देखिए, बात बिल्कुल सही है कि चैंपियन बनने के बाद आदमी 30% बेटर हो जाता है, पर ये लौंडा है ना, एलेक्स पाहिया, ये पहली बार चैंपियन नहीं बन रहा है, दूसरी बार चैंपियन नहीं बन रहा है, तीसरी बार चैंपियन बन रहा है। ठीक है, अगर 30% बेटर का कॉन्सेप्ट होता ना तो 5-7 साल पहले हो जाता जब वो पहली बार चैंपियन बना था। ठीक है, मतलब तुम मान ही नहीं रहे हो ना कि तुम्हारी दुनिया के बाहर कोई दुनिया है जिसमें कोई चैंपियन बन सकता है। एक और बकर,
अरे यार ये बहुत बड़े साइज का, वैसे तो मैं ऑलरेडी अभी जो आप एनालिसिस देखेंगे उसमें भी मैं इस बात की बात करूंगा, बट मैं पहले एक बार और बात कर लेता हूँ। यार इसका साइज बहुत बड़ा है। साइज क्या कोई अलग से नियम कानून पालन कर रहा है क्या? वो वही तो नियम है ना, वो जो नियम इसराइल के लिए है वही नियम इसके लिए है। फिर अब एक तरफ ये लोग कहते हैं कि यार इसका ना साइज बड़ा हो गया तो एडवांटेज मिलेगा, बट दूसरी तरफ ये कहना भूल जाते हैं कि अगर कोई एक्सट्रीम वेट कट करता है ना, तो उसकी चिन जो है ना वनरेबल हो जाती है, उसके डैमेज लेने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए होर्हे मासविदाल 155 में जैसा फाइटर था, 170 में उससे बेहतर फाइटर है, क्योंकि उसको एक्सट्रीम वेट कट नहीं करना पड़ रहा है। इसीलिए गिलबर्ट बर्न्स जैसा फाइटर 155 में था, आप बेहतर है क्योंकि उसको एक्सट्रीम वेट कट नहीं करना पड़ रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो ये भी नॉनसेंस है। खैर छोड़िए, अब आगे आपको वीडियो मिलेगा जिसमें आप सबसे पहले बाकी सारे पूरे कार्ड की बात करेंगे हम, और फिर मेन इवेंट की बात करेंगे, ठीक है? आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो आप में से किसी को, बट ये बात कहना जरूरी है क्योंकि मुझे डर इस बात का है। वैसे तो मेरा प्रेडिक्शन आप देखेंगे कि मैंने क्या किया है, पर मुझे डर इस बात का है कि अगर कल एलेक्स परेया हार जाता है ना, तो ये साले के साले, सॉरी सारे के सारे साले सब कुछ भूल के सिर्फ उसकी आखिरी हार याद रखेंगे। मान लो कि कल वो हार जाता है, तो भी तो 3-1 होगा ना, राइट? एनीवेज, ओके, आई होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो, टेक केयर। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे UFC 287 के बारे में। हम UFC 287 की हर फाइट के बारे में बात करेंगे, मेन इवेंट को छोड़ के। हम UFC 287 की हिस्टोरिकल वैल्यू के बारे में भी बात करेंगे। हम UFC 287 की मेन इवेंट के अलावा एक फाइट जो मेन इवेंट में नहीं है उसके बारे में भी बात करेंगे। हम राउल रोसास के बारे में बात करेंगे, हम होर्हे मासविदाल के बारे में बात करेंगे, गिलबर्ट के बारे में बात करेंगे, सैंटियागो पोंजिनियो और केविन हॉलैंड के बारे में बात करेंगे। और इन सब के बारे में बात करने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स का इंडिया में सबसे बेहतरीन चैनल है। नॉलेज कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, थोड़ा सा बदसूरत फर्जी माइक के साथ, घटिया लाइटिंग के साथ, बट नॉलेज का लाइट अपना एक अलग उजाला देता है, ठीक है? मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देख के उठेंगे तो पहले से आपके पास ज्यादा नॉलेज होगा। तो चलिए चलते हैं शुरुआत पर। एज आई सेड, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टाइमिंग नोट कर लीजिए। सुबह 7:30 बजे से ये फाइट है कि 10 to 10:03 में दिखाई देगी। पर मैं जिस फाइट के बारे में सबसे पहले बात करने वाला हूं वो प्रीलिम्स की फाइट है। मुझे पता है कि आप प्रीलिम्स नहीं देख पाते, तो कोई ना कोई जुगाड़ लगाइए ताकि आप प्रीलिम्स देख पाए, क्योंकि प्रीलिम्स का जो मेन इवेंट है वो है वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर केविन गैसलम वर्सेस क्रिस कर्टिस। एक्चुअली क्रिस कर्टिस भी मेरा वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर है, राइट? आई रियली लाइक क्रिस कर्टिस, है ना? और केविन गैसलम भी। केविन गैसलम, यू नो, कहते हैं ना कि मेरा भरोसा ना करने वाले, वक्त बदलेगा मैं बदल जाऊंगा। तो अभी केविन गैसलम का बुरा वक्त चल रहा है। आपको पता है बुरे वक्त की अच्छी बात क्या है? कि वो चला जाता है। ठीक वैसे ही अच्छे वक्त की बुरी बात यह है कि वो भी चला जाता है। केविन गैसलम का अच्छा वक्त जा चुका है, बुरा वक्त आ चुका है, बट बुरा वक्त भी अच्छे वक्त की तरह एक दिन चला जाएगा। क्रिस कर्टिस उभरता हुआ सितारा है। क्रिस कर्टिस इज वेरी फनी, आई लाइक हिम। अब इस फाइट के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि ये फाइट आप देखिए, क्योंकि आप में से कुछ लोग जो है ऑलरेडी पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो जानते हैं केविन गैसलम के बारे में मेरे विचार। बट जो नए लोग हैं, मेरा मानना है कि आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप एक नया खिलाड़ी है, नया तो नहीं है बट फिर भी UFC के लैंडस्केप में नया है क्रिस कर्टिस, उसको जाने बिना किसी ओपिनियन के, है ना? अब मैं जैसे कि ना, ये फाइट मेन इवेंट की कई फाइट हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, उनसे बेहतर है, ठीक है? चलिए मेन इवेंट में बात करते हैं। मेन इवेंट की सबसे पहली फाइट है राउल रोसास या राउल होसास जूनियर वर्सेस क्रिश्चियन रॉड्रिगेज। इस फाइट के बारे में मैं सिंपल सी ये बात कहना चाहूंगा कि ये फाइट जो है राउल रोसास को आसानी से जीतनी चाहिए। वैसे मैं कुछ और भी कहता हूँ, है ना? इसमें इतना प्रेडिक्शन करने की जरूरत नहीं है। राउल रोसास को जीतनी चाहिए आसानी से, क्योंकि राउल रोसास के सामने एक ऐसा अपोनेंट खड़ा किया गया है और खड़ा किया जाएगा
जिसको वो हरा सके। अगर वो उसको नहीं हरा सकने वाला है या फिर बराबर है या फिर उसका ओपोनेंट बेहतर है तो वो ओपोनेंट उसके सामने खड़ा किया ही जाएगा ही नहीं, क्योंकि राउल रोसास जूनियर जो है यूएफसी का नया लव चाइल्ड है। पर एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, जो क्रिस्टियन रॉड्रिगेज है वो इतना वीक अपोनेंट नहीं है जितना होना चाहिए था। आप समझ रहे हैं, एक स्लो बिल्ट है और एक फास्ट बिल्ट है। अब दोनों में फर्क क्या है? स्लो बिल्ट का एग्जांपल देता हूं मैं आपको, फिर फास्ट बिल्ट का एग्जांपल देता हूं। स्लो बिल्ट का एग्जांपल है शॉन ओमैली। जब तक शॉन ओमैली तैयार नहीं है बड़े फाइटर्स के लिए, तब तक शॉन ओमैली को थोड़ा इजी फाइट दिए गए, ठीक है। अब मैं बताता हूं फास्ट बिल्ड का एग्जांपल। फास्ट बिल्ड का एग्जांपल है डैरेन टिल। डैरेन टिल को एक के बाद एक बड़े मौके दिए गए और उसको सीधे फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी टाइटल शॉट तक पहुंचा दिया गया। स्लो बिल्ड के फायदे बहुत हैं, फास्ट बिल्ड के नुकसान बहुत हैं। मेरा मानना है कि राहुल रोसास जूनियर को या राहुल होसास जूनियर को या हाँ राहुल होसास जूनियर को फास्ट बिल्ड पे डाला गया है। अब दोनों में फर्क क्या है, आखिर ऐसा क्यों है? यूएफसी को डैरेन टिल भी पसंद है, यूएफसी को शॉन ओमैली भी पसंद है, क्योंकि उनकी नज़र में वो दोनों स्टार हैं। आज हम बात नहीं करते कि वो दोनों कहाँ खड़े हुए हैं अपनी जिंदगी में, बट जब उस समय आए थे तो दोनों ही यूएफसी के लिए स्टार हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है कि एक के साथ ये और एक के साथ ये? मैं बता रहा हूँ, ये बात कॉन्ट्रैक्ट की फाइट है। अगर आपका मैनेजर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ज्यादा प्राइस का तय करता है, ज्यादा प्राइस का नेगोशिएट करता है, और जब यूएफसी आपके लिए ज्यादा पैसा दे रही है तो वो आपको लल्लू पंजुओं से नहीं फाइट कराएगी। वही शॉन ओमैली की टेक्निक है कि थोड़ा छोटा कॉन्ट्रैक्ट ही सही पर इजी फाइट हो, ताकि वो तैयार हो सके टफ फाइट के लिए। और जब टफ फाइट के लिए आप तैयार हो तो नया कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करो और टफ फाइट लो, ठीक है। फ्री कम कॉन्ट्रैक्ट में टफ फाइट करने का कोई मतलब नहीं है ना। और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट में यूएफसी इजी फाइट देगा नहीं। समझ रहे हैं आप? ये बिजनेस है, इट्स नॉट ए स्पोर्टिंग कॉन्टेस्ट, ठीक है। अगली फाइट के बारे में बात करते हैं। अगली फाइट है केविन हॉलैंड वर्सेस सैंटियागो पोंज़िनियो की फाइट। इस फाइट के बारे में मैं पहली बात, दो बातें आपको बता देता हूँ। ये फाइट इंटरेस्टिंग होने वाली है, बोरिंग नहीं होगी। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि ये फाइट ग्राउंड पे नहीं जा रही है, ये फाइट स्ट्राइकिंग बैटल होगी। तो कम से कम यहाँ पे केविन हॉलैंड को डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा कि वो अपना जिस्सी यूज करे, स्ट्राइकिंग यूज करे, वो स्ट्राइकिंग ही यूज करेगा। एक बात जो इंपॉर्टेंट है, केविन हॉलैंड को यह तय करना होगा कि उसे करना क्या है, उसे किसको एंटरटेन करना है, उसे चाहिए क्या। क्या वो जनता और डेना वाइट को एंटरटेन करना चाहता है या चैंपियन बनना चाहता है? क्योंकि चैंपियनशिप पोटेंशियल है केविन हॉलैंड में। डेना वाइट और केविन हॉलैंड को तय करना है कि क्या वो एलेक्स परेरा, इजराइल अदेसानिया टाइप बनना चाहता है, क्योंकि उस टाइप का फाइटर है वो, या फिर उसको माइकल चैंडलर बनना है। दोनों चीजों के अपने अपने फायदे हैं, पर आपको तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। जहां तक सैंटियागो पोंज़िनियो की बात है, सैंटियागो पोंज़िनियो एक समय बहुत मतलब नेक्स्ट बिग थिंग था, ठीक है। सभी उसी की बात करते थे और कई लोगों को मानना था कि वो नेक्स्ट चैंपियन होगा। मेरा भी ये मानना था, पर बीच में फिर सैंटियागो पोंज़िनियो को इंजरीज हुई और बहुत लंबा गैप बीच में हुआ। और जो सैंटियागो पोंज़िनियो वापस आया वो पुराना वाला तो नहीं था, बट बुरा नहीं था। तो सैंटियागो पोंज़िनियो के फ्यूचर में मैं चैंपियनशिप नहीं देखता हूँ, ऑल्दो आई लाइक हिम वेरी मच, है ना। सैंटियागो पोंज़िनियो ऐसा नहीं है कि स्किल में कहीं भी केविन हॉलैंड से पीछे है, बट प्रॉब्लम है कि ग्रैपलिंग में थोड़ा सा कम पावर है, स्ट्राइकिंग में थोड़ी सी कम स्पीड है। जहां तक डिफेंस की बात है, डिफेंस थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। इसलिए नहीं कि केविन हॉलैंड बेहतर हो गया, इसलिए क्योंकि उम्र के साथ सैंटियागो पिछड़ गया है। अगर यही सैंटियागो से 3 साल 4 साल पहले फाइट 4 साल पहले फाइट हुई थी तो मैं बोलता कि बिल्कुल अपना घर बार सब लगा दो सैंटियागो पे। बट आज मेरा दिल कहता है कि केविन हॉलैंड जीतेगा, दिमाग कहता है कि केविन हॉलैंड जीतेगा, और अगर मेरे पास पैसा होता तो केविन हॉलैंड पे ही लगाया जाता। अगली फाइट है रॉब फॉन्ट वर्सेस एड्रियान यानेस की। एड्रियान यानेस के बारे में लोगों का कहना है, एनालिस्ट का कहना है, हर किसी का और उसके बाप का कहना है कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तक एड्रियन एनिस को हराने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि उसको ग्राउंड पे लेके जाओ और हराओ। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रॉफॉन्ट को हराने का फॉर्मूला भी सेम है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फाइट ग्राउंड पे नहीं जाएगी। ये फाइट जो है 3 राउंड की स्ट्राइकिंग बैटल होगी। कन्वेंशनल विजडम ये कहता है कि एड्रियन यानेज यंगर है, जवान है, रॉफॉन्ट से थोड़ा तेज है और अब एड्रियन यानेज का टाइम है, यानी कि ये फाइट आसानी से एड्रियन यानेज को जीतनी चाहिए। पर मैं भी यही कहता अगर ये फाइट 6 महीने पहले हो रही होती। बट रॉफॉन्ट ने एक इंटेलिजेंट काम किया है कि रॉफॉन्ट ने पिछली हार के बाद थोड़ा लंबा समय लिया है रिकवर होने का। और मैं बता रहा हूँ कि रिकवरी का टाइम जितना लंबा होता है ना, फाइटर उतना बेहतर होता है। इसीलिए मैं इजराइल अदेसानिया ने दोबारा जो जल्दी फाइट लिया उसके पक्ष में नहीं था। खैर, तो ये इकलौती चीज है जो इस बात को बल देती है कि रॉबफॉन्ट भी ये फाइट जीत सकता है। मेरा दिल कहता है कि ये फाइट ड्रॉ होनी चाहिए क्योंकि मैं दोनों फाइटर्स को पसंद करता हूँ। दिमाग कहता है कि ये फाइट जो है एड्रियन यानेस को जीतनी चाहिए। पैसा होता तो मैं रॉबफॉन्ट पे लगाता। आप बताइए। अब को मेन इवेंट की बात करते हैं। को मेन इवेंट है गिलबर्ट बर्न्स वर्सेस होर्हे मासविदाल। सबसे पहले होर्हे मासविदाल की बात करते हैं। होर्हे मासविदाल सॉलिड 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 स्ट्राइकर है। और कई लोग कहते हैं ना कि यार ये फाइटर बॉक्सिंग में मतलब बॉक्सिंग में ठुक पिट के आ जाते हैं एमएमए वाले। होर्हे मासविदाल, नीट डियर्स जैसे लोग हैं जो बॉक्सिंग में भी काफी अच्छा कर सकते हैं क्योंकि वो एक्चुअली बॉक्सर पहले हैं, एमएमए आर्टिस्ट बाद में है। ठीक है, सॉलिड पंचर है। पहले वाला होर्हे मासविदाल अलग है और 4 साल 5 साल पहले जिस होर्हे मासविदाल का उदय हुआ है डेरिन टिल की फाइट के साथ, वो मासविदाल अलग है। इस मासविदाल के पास नॉकआउट पंच भी है। जहां तक स्ट्राइकिंग की बात है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सॉलिड स्ट्राइकर है। बट एक इंटरेस्टिंग बात जो है होर्हे मासविदाल को अपने कंटेम्प्रेरी से अलग करती है वो है होर्हे मासविदाल काफी बेहतरीन डिफेंसिव स्ट्राइकर है और उसके पास रेंज मेंटेन करने के लिए किक्स बहुत अच्छी है। ठीक है, अब जहां तक रेसलिंग की बात है, एक्चुअली होर्हे मासविदाल बहुत अच्छा रेसलर है और जहां तक डिफेंसिव रेसलिंग की बात है तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट। सॉरी, मुझे यहाँ पे मैसेज देखने हैं अपने क्लाइंट्स के, इसलिए थोड़ा ध्यान इधर जा रहा है ना। यहाँ पे तो इस पे तो डिपेंड हो नहीं सकते पैसों के लिए। तो जहां तक डिफेंसिव रेसलिंग की बात है, होरे मासविदाल की बहुत बेहतरीन है। ना सिर्फ वो अच्छे टेक डाउन डिफेंस उसके पास है, बल्कि वो अंडर द अपोनेंट बहुत तेजी से ऊपर आ सकता है ना, वापस से खड़ा हो सकता है। हमने उस्मान वाली पहली फाइट में देखा कि वो ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट। अब बात करते हैं कमजोरी की। होरे मासविदाल की कमजोरी, हर कमजोरी की जड़ जो है ना, वो उसकी उम्र है। इसी की वजह से वो थोड़ा सा पहले से स्लोअर है। उसके जो रिएक्शन है पहले से स्लोअर है। अब एक और चीज है जो मेरे दिमाग में बार बार उठ के आ रही है, वो है उसकी चिन। मुझे नहीं पता कि होरे मासविदाल की चिन पहले जैसी मजबूत है या नहीं, क्योंकि जैसा नॉकआउट कमारू उस्मान का हुआ था उसके बाद इंसान की जिंदगी बदल जाती है। मैंने देखा है बॉक्सर्स की जिंदगी बदलते हुए, मैंने देखा है एमएमए फाइटर्स की जिंदगी बदलते हुए, मैंने देखा है किंग बॉक्सर्स की जिंदगी बदलते हुए नॉकआउट के बाद। ठीक है ना, इसलिए मेन इवेंट में भी मतलब जो इजराइल वाली फाइट है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जहां तक रेसलिंग की बात है, और है का ये जो पावर डिफरेंशियल है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है उसको। जहां तक गिलबर्ट बर्न्स की बात है, गिलबर्ट बर्न्स जुजित्सु के मामले में यूएफसी का सबसे बेहतरीन फाइटर है। सबसे बेहतरीन फाइटर में से एक नहीं है, सबसे बेहतरीन फाइटर है। ठीक है, एलेक्स भाई आपका सॉरी, दूसरा ब्राजीलियन जो है मैं नाम भूल रहा हूँ, चार्ल्स ओलिवेरा, वो उसको टक्कर दे सकता है। ठीक है, अब लोग कई बार ना आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग बोलते हैं ग्राउंड में ना बहुत अच्छा है। बट कैसे अच्छा है मैं आपको बताता हूँ। टेक डाउन हर किसी की चीज की इनिशिएटिव है ग्राउंड, राइट, ग्राउंड ऑफेंस की। टेक डाउन लेने के बाद
दूसरे जो कोबी कविंगटन टाइप के जो रेसलर हैं वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं ग्राउंड एंड पाउंड से, क्योंकि वो सबमिट करने की ना तो इच्छा रखते हैं और ना ही उनको वो इजी लगता है। वहीं दूसरी तरफ आपके गिलबर्ट बर्न्स जैसे फाइटर होते हैं जो आपको ग्राउंड पे ले जाने के बाद आपको सबमिट करने की कोशिश करते हैं, राइट। दे विल ट्राई टू फाइंड योर बैक एंड वंस दे गेट योर बैक यू आर ऑलमोस्ट डन। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा, है ना। जहां तक स्ट्राइकिंग की बात है, स्ट्राइकिंग गुड इनफ है, पावर बहुत शानदार है, वन पंच नॉकआउट पावर है गिलबर्ट बर्न्स के पास भी। जहां तक इंटरेस्टिंग बात एक और ये है कि एक्चुअली स्ट्राइकिंग में होर्हे मासविदाल बेहतर है, इस बात पे कोई शक नहीं है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि गिलबर्ट बर्न्स मेरा मानना है कि होर्हे मासविदाल से ज्यादा तेज स्ट्राइकर है, ठीक है। जहां तक वीकनेस की बात है, चिन थोड़ा सा इशू कर सकती है। आप कहोगे कि हमजद के खिलाफ नहीं हुई, बट पहले हमने पास्ट में देखा है कि चिन का इश्यूज थे, बट जैसे ही वो 170 में आया तो वो सारे इशूज चले जाते हैं, मतलब दिख नहीं रहे। तो ये कह सकते हैं हम कि शायद वो वेट कट जो था आपका पुराना वाला 155 का, उसकी वजह से चिन के इशू थे, है ना। एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ। और एक और कमजोरी जो है गिलबर्ट बर्न्स की वो यह है कि गिलबर्ट बर्न्स का डिफेंस वीक है स्ट्राइकिंग में। गिलबर्ट बर्न्स बहुत, क्या कहते हैं, बहुत डैमेज लेता है, राइट। और डैमेज जो है ना, वो ना सिर्फ आपको उस फाइट में कमजोर बनाता है बल्कि आगे आने वाली फाइट में आपकी रिकवरी प्रोसेस को लंबा करता है। तो ये कमी है। वैसे देखा जाए तो आज के फॉर्म के हिसाब से मेरे ख्याल से दोनों फाइटर लगभग बराबर है, बट जो फॉर्म के हिसाब से देखा जाए कि आज कौन फॉर्म में है कौन फॉर्म में नहीं है, तो साफ साफ कहा जा सकता है कि गिलबर्ट बर्न्स फॉर्म में है और होर्हे मासविदाल फॉर्म में नहीं है। इसलिए ये फाइट गिलबर्ट बर्न्स को जीतनी चाहिए। पर दोस्त, होर्हे मासविदाल कैसे लोग जो होते हैं ना, जो मट्टी धरती पकड़ होते हैं, जो जमीन से आते हैं, उनको कभी जिंदगी में ना अंडर एस्टिमेट मत करना। तो उन लोगों को लगता है जिसमें वो लोग जो उनको लगता है कि 100% फाइट गिलबर्ट बर्न्स जीतेगा, मैं उनको बता दूं कि जरूरी नहीं है। ये फाइट 55-45 है, बहुत क्लोज है, ठीक है। बट गन टू दी हेड, हार्ट, मेरा दिल कहता है कि जॉर्ज को जीतना चाहिए, मेरा दिमाग कहता है कि गिलबर्ट बर्न्स को जीतना चाहिए। मेरे पास पैसा होता तो वो होर्हे मासविदाल पे लगाया जाता। आप बताइए, आपका दिल दिमाग और क्या कहता है, पैसा लगाने की जरूरत नहीं है ना। मेरे पास होता तो भी मैं कुछ नहीं उखाड़ पाता। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट चंकी। लड़ेंगे, जीतेंगे। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेन इवेंट के बारे में, और ये पहले जो वीडियो बनाया था वो एक प्रीव्यू था स्टोरी लाइन के बारे में, और ये जो वीडियो है वो एक्चुअल फाइट का एनालिसिस है। और जिस फाइट का हम एनालिसिस करने वाले हैं वो फाइट है एलेक्स परेरा वर्सेस इजराइल अदेसानिया, इजराइल अदेसोनिया। ओके, चलो सारे वर्जन ले दिया ताकि कोई गुस्सा ना हो। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दोनों के बेहतरीन एस्पेक्ट क्या हैं और लोगों को जो गलत फहमी है दोनों के बारे में, राइट। इजराइल अदेसानिया के बारे में भी लोगों को बहुत गलत फहमी है और एलेक्स परेरा के बारे में भी लोगों को बहुत गलत फहमी है। और क्योंकि मीडिया की आदत है एक चीज सुन के दूसरी बोलने की, और यहाँ पे तो ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके पास बेहतर माइक है, बेहतर लाइटिंग है, सब कुछ है, फिर भी चुरा के काम करते हैं। खैर, चूतियों पर ध्यान क्यों देना। हाँ, तो हम बात करेंगे कि दोनों फाइटर्स के बारे में गलतफहमी क्या है, दोनों फाइटर्स के बारे में क्या सोचा जा रहा है कि इसकी जीत का रास्ता इधर से होके जाता है और उसकी जीत का रास्ता उधर से होके जाता है। मैं बताऊंगा कि दोनों का रास्ता वहां से नहीं जाता जहां से लोग सोच रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इन दोनों में बेहतर स्ट्राइकर कौन है, ग्रैपलिंग में कहाँ ये फाइट जा सकती है, और अगर जाएगी तो उसे क्यों नहीं जाना चाहिए वहां पे, है ना। ग्रैपलिंग में दोनों को दिक्कत हो सकती है, वहीं स्ट्राइकिंग में भी दोनों को दिक्कत हो सकती है। ये फाइट पिछली फाइट से कहीं ज्यादा क्लोज है।
पिछली फाइट में मैंने प्रेडिक्शन किया था कि एलेक्स पहेया जीतेगा जब कोई नहीं कर रहा था। हाँ, वैसे जो हमेशा कॉपी करता है उसने मेरी नकल मार के तब भी किया था। एनीवेज, तो बात करते हैं एलेक्स पहेया वर्सेस इजराइल अदेसानिया की। और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। ठीक, सबसे पहले आपको इस फाइट का टाइम नोट कर लेना है 7:30 बजे। पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा पहले से फाइट देखना चाहेंगे, देख लिए देखिए, क्योंकि क्रिस कर्टिस और केविन गैसुलम की फाइट है प्रीलिम्स में। अब प्रीलिम्स कैसे देखना है ये आपको, वैसे कुछ लोग हैं जो मेरे को जानते हैं, वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं। बाकी आपको प्रीलिम्स कैसे देखना है ये जानने के लिए आपको खुद सर्च करनी पड़ेगी। बट प्रीलिम्स देखना, मतलब प्रीलिम्स का कम से कम मेन इवेंट जरूर देखना। मेरा फेवरेट फाइटर है केविन गैसलम, वन ऑफ माय फेवरेट फाइटर है। हाँ, लगातार हार पे चल रहा है, पर मेरा मानना है कि अभी भी उसमें उतना टैलेंट है कि वो चैंपियन बन सकता है कभी। और क्रिस कर्टिस इज फनी। आई लाइक क्रिस कर्टिस वेरी मच। एनीवेज, तो इन दोनों की फाइट के बारे में बात हम करेंगे जब हम पूरे इवेंट के बारे में बात करेंगे, है ना। तो हाँ, इजराइल अदेसानिया वर्सेस एलेक्स पहिया। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोगों को 4 गलतफहमी है एलेक्स पहिया के बारे में, वो मैं दूर कर देता हूँ। सबसे पहली बात, गलतफहमी नहीं, ये बात सच है कि एलेक्स पहिया जो है ना बिग है। लोग अभी ये कमेंटेटर नहीं कहने लगे यार वो तो बुली है। अब मेरे को ये बताओ कि क्या रूल अलग हैं इजराइल अदेसानिया के लिए और एलेक्स पहिया के लिए? नहीं ना। सभी के सभी जो हैं अपने बॉडी से सॉल्ट निकाल के, वाटर निकाल के, ये सॉल्ट निकालते हैं ताकि वाटर निकल सके, और फिर अपने आप को डिहाइड्रेट करके वेट करते हैं, और उसके बाद वापस से वेट गेन करते हैं और फूलते हैं। यही नियम सबके लिए है, तो यही नियम एलेक्स के लिए भी है। तो जब वो सारे नियम फॉलो कर रहा है जो दूसरे करते हैं, तो उसको बुली क्यों कहा जा रहा है? ये नियम मैंने नहीं बनाए हैं, ये नियम एलेक्स ने नहीं बनाए हैं। वो सिर्फ उन्हीं नियमों के अंतर्गत फाइट कर रहा है। सो अगर कोई कहे कि एलेक्स हैवियर है, इट्स ओके। क्या पहले नहीं पता था तुम लोगों को कि वो हैवियर है? ये नियम तो तुम्ही ने बनाया है ना। प्रॉब्लम यह है कि इजराइल अदेसानिया बहुत शानदार फाइटर है, बट इजराइल अदेसानिया का जो फैन है ना, वो दर्शकों से हटके यूएफसी के कमेंटेटर हो, चाहे यूएफसी का एनालिसिस करने वाले हैं, वहां तक पहुंच चुका है। जहां पे आप क्या होता है कि इतने जब बड़े फैन हो जाते हैं ना आपकी, आप थोड़ा सा बायस हो जाते हैं, है ना। तो ये बिग वेग वाली बात है ना, सब बकवास है। वो सेम नियम को फॉलो कर रहा है, तो इट डजेंट मैटर एट ऑल। सेम आदत जैसे कि वोल्गोनास्की को देखिए। वोल्गोनास्की ने 155 में फाइट किया, बट कैसे फाइट किया? 155 में तुरंत फाइट नहीं किया, उसने कम से कम 3 महीने लिए बल्क अप होने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि अगर 155 में जाना है तो उसे भी वेट एडवांटेज चाहिए है। तो वो पहले बल्क अप हुआ 180 तक, और फिर 178 180 तक, और फिर अपने आप को ड्रेन आउट किया, ताकि इस्लाम के सामने वो छोटा दिखाई ना दे। समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, तो ये सेम चीज इसराइल भी कर सकता है, बट इसराइल बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, उसको पता है कि अगर वो अपना साइज बढ़ाएगा तो अपनी स्पीड खो देगा, इसलिए वो नहीं करता है। ठीक है, स्पीड इसराइल की बहुत बड़ी ताकत है। खैर, दूसरी गलतफहमी जो है कि एलेक्स पहिया जो है वो बस पावर है उसके पास, और कुछ नहीं है। दोस्त, एलेक्स पहिया के पास इस पूरे गेम में सबसे बेहतरीन किक है, सबसे पावरफुल किक है। इसके अलावा स्ट्राइकिंग उसकी बुरी नहीं है। यह बात अलग है कि इजराइल अदेसानिया के सामने उसकी स्ट्राइकिंग थोड़ी कमजोर नजर आती है, इसलिए नहीं क्योंकि उसकी स्ट्राइकिंग बेकार है, बल्कि इसलिए क्योंकि इजराइल की स्ट्राइकिंग बहुत शानदार है। ठीक। और तीसरी सबसे बड़ी और सबसे घटिया गलतफहमी जो लोगों को है, और वो ये है कि एलेक्स पहिया ना, वो क्या है, पावर शॉट देखते रहता है। पावर शॉट देखते हैं ना कई लोग, कि मतलब डिफेंस करते रहो करते रहो करते रहो, जगह देखते रहो कि कब अपना लेफ्ट हुक मारना है या राइट पंच मारना है, जो भी मारना है। एलेक्स पहिया पूरी फाइट में एक्टिव था, और ऐसा कोई राउंड नहीं है, ऐसा कोई मिनट नहीं था पिछली फाइट में जहां उसने एक आध दो पावर शॉट ना लिया। यानी कि वो सिर्फ एक पावर शॉट के लिए लुकआउट में नहीं रहता है। पर किसी को ऐसा लगता है तो वो महाबेवकूफ आदमी है। चौथी और
अंतिम गलतफहमी मैं दूर कर देता हूँ, और वो ये है कि लोगों का मानना है कि एलेक्स पहिया वन ट्रिक पोनी है। दोस्त, एलेक्स पहिया बेहतरीन स्ट्राइकर है, इस बात पे कोई शक नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि एलेक्स पहिया सिर्फ स्ट्राइकर है और ग्रैपलिंग उसको घंटा नहीं आती है, तो यह गलतफहमी जो है इस फाइट में दूर हो जाएगी। एलेक्स पहिया को ग्रैपलिंग हो सकता है कि टॉप लेवल की ना आती हो, बट डिफेंसिव ग्रैपलिंग तो आती है। एलेक्स पहिया आखिर ग्लोवर तशेरा के ट्यूटलेज में है, तो कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, और पिछली फाइट में भी उसने टेक डाउन किया था। मैं आगे आपको बताऊंगा कि ग्रैपलिंग की डिटेल में कि कहाँ पे एलेक्स पहिया से मेरे को उम्मीद है और कहाँ पे मेरे को लगता है कि वो कमजोर है ग्रैपलिंग में। ठीक, अब दो ऐसी बार, अब इजराइल अदेसानिया की बात करते हैं। इजराइल अदेसानिया की दो बातें जो उसको दूसरे फाइटर से अलग करती हैं, वो सिंपली ये हैं कि इजराइल अदेसानिया के पास नंबर वन चैंपियनशिप माइंडसेट है। ये लड़का हारे या जीते अपने चैंपियनशिप माइंडसेट से बाहर नहीं आता है। जब ये जॉन ब्लॉकोविच से हारा तो इसका कहना था कि इफ आई हैड टू लूज दिस बेटर बी हिम देन एनीबडी एल्स। ठीक है, चैंपियन वही होता है जो अपनी हार को भी उसी तरीके से लेता है जैसे जीत के लेता है। और जब ये एलेक्स पहिया से हारा तो मस्त कपड़े पहन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया। दैट सो दैट शोज दैट वो इमोशनली बिच नहीं है, राइट। ही इज नॉट अ इमोशनली वीक ह्यूमन बीइंग। फॉर गॉड सेक ही इज अ चैंपियन एंड ही शोज दैट। चैंपियनशिप माइंडसेट बहुत जरूरी है, भले ही आप चैंपियन हो या ना हो। ठीक है, ही इज, ये जो दूसरी बात जो है वो सिंपली ये है कि एलेक्स पहिया जो, ओ सॉरी, आपका इजराइल अदेसानिया जो है ना, ये इजराइल अदेसानिया, नया इजराइल अदेसानिया बोले तो केविन गैसलम वाली फाइट याद है आपको? उस फाइट के बाद वाला इजराइल अदेसानिया। उसके पहले वाले इजराइल अदेसानिया के लिए मैं नहीं कह सकता था कि वो डिसिप्लिन है, उतना डिसिप्लिन है जितना अभी है, पर इस अदेसानिया के लिए मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि लड़का बहुत डिसिप्लिन है। आपको पता है इसराइल अदेसानिया के मेरे दिमाग में दो सबसे बेहतरीन फाइट कौन सी है? जेरेड कैनियर के वर्सेस जेरेड कैनियर फाइट और योएल रोमेरो फाइट। अब आप कहेंगे साला ये दुनिया की दो सबसे बोरिंग फाइट बता रहा है और सबसे अच्छी है वो इसराइल के लिए, क्योंकि इसराइल ने एक गेम प्लान बनाया और उसने उसको फॉलो किया। पब्लिक बू कर रही है या सू कर रही है या गू कर रही है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। पब्लिक को फाइट पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। ये फर्क है माइकल चैंडलर में और इजराइल अदेसानिया में। इजराइल अदेसानिया लोगों को खुश करने के लिए फाइट नहीं करता है, वो चैंपियन बनने के लिए फाइट करता है और फाइट जीतने के लिए फाइट करता है। तो स्ट्रेटेजी हर कोई बनाता है, बट स्ट्रेटेजी को टू द टीथ फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, पर इजराइल अदेसानिया वो करता है। और यही जो डिसिप्लिन है ना उसका, इजराइल अदेसानिया के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन कोच में से एक है यूजिन बेरमन। वो जो गेम प्लान बनाएंगे इस बार, और इजराइल अदेसानिया एक ऐसा आदमी है जो उस गेम प्लान को टू द टीथ फॉलो कर सकता है। तो डिसिप्लिन जो है ना, वो इजराइल अदेसानिया को केपेबल बनाएगा कि इस फाइट में वो बना रहे। ये बात मैं मानता हूँ कि इजराइल अदेसानिया पिछली फाइट में भी काफी डिसिप्लिन था, बट कहीं ना कहीं तो चूक हुई ना, राइट। पर मेरे को लगता है कि ये फाइट टफर होगी क्योंकि इजराइल अदेसानिया, हाँ, एलेक्स पहिया से ज्यादा डिसिप्लिन फाइटर है, इस बात पे कोई शक नहीं है। अब पहले बात करते हैं स्ट्राइकिंग की। जहां तक स्ट्राइकिंग की बात करें तो पहले चैंपियन की बात करते हैं एलेक्स पहिया। एलेक्स पहिया के पास ज्यादा पावर है, स्ट्राइकिंग स्किल्स भी अच्छी हैं, ठीक है ना। एलेक्स पहिया के पास, हाँ, मैं जो बात कर रहा था ना पहले कि कई लोगों को लगता है कि वो पावर शॉट टूटता है, तो उस पावर शॉट नहीं टूटता, वो स्ट्राइकिंग बहुत शानदार है उसकी। तभी वो 2 वेट का चैंपियन था ग्लोरी में, किक बॉक्सिंग में, एक नहीं 2 वेट का। उसने ना सिर्फ इजराइल अदेसानिया को हराया है, बल्कि इजराइल अदेसानिया को हराने वाले को भी हराया है, ठीक है, और अपने आप को हराने वाले को भी हराया है। तो तभी वो चैंपियन बना। तो स्किल्स है, किक्स जो हैं इजराइल अदेसानिया से ज्यादा पावरफुल है, बट डिफेंस जो है वो उतना बेहतर नहीं है। ओपन टू, अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से ओपन टू डैमेज है।
राइट। इसका डिफेंस थोड़ा कमजोर है। वहीं इजराइल अदेसानिया की बात करें तो स्किल वाइज एलेक्स पहिया से बेहतर है, टेक्निकली बेहतर कह सकते हैं अपन, फास्टर है, इस बात पे कोई शक नहीं है। और जहां तक डिफेंस की बात है, मेरा मानना है कि इजराइल अदेसानिया डिफेंसिव आइकॉन है। मैं अभी तक जितने भी लोग हुए हैं उसमें सबसे बेहतरीन डिफेंसिव फाइटर में से एक है इजराइल अदेसानिया। इन दी एंड अगर स्ट्राइकिंग में दोनों का देखेंगे तो सिंपल बात ये कह सकते हैं कि जहां तक स्ट्राइकिंग की बात है, एलेक्स पहिया बेहतर स्ट्राइकर है, क्योंकि उसका पावर जो है ना इसराइल की दूसरी क्वालिटीज के ऊपर ज्यादा भारी पड़ता है। पर अगर मिक्स मार्शल आर्टिस्ट की बात करें तो इजराइल अदेसानिया शायद बेहतर मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है। अब बात करते हैं ग्रैपलिंग की, ठीक है ना। अब मैं इसमें ना बात करें उससे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा। ये बात बिल्कुल सही है कि इजराइल अदेसानिया के पास ग्रैपलिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस है, टेक डाउन डिफेंस का ज्यादा एक्सपीरियंस है, नीचे से गेटअप बहुत जल्दी से उठने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। पर इजराइल अदेसानिया के सामने जो दो बड़े ऑब्स्टिकल हैं वो है वेट और पावर एलेक्स पहिया का। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। देखिए, इजराइल अदेसानिया के पास बेहतर टेक डाउन डिफेंस है, इस बात पे कोई शक नहीं है। पर आप ध्यान रखना, जिन फाइटरों को वो टेक डाउन वो आसानी से रोक लेता था, वो फाइटर एलेक्स पहिया जितने भारी नहीं थे और उतने पावरफुल नहीं थे। एक फाइटर था वैसा भारी और पावरफुल, उसका नाम था यान ब्लॉकोविच। और यान ब्लाहोविच आसानी से टेक डाउन कर रहा था। एक और बात जो इजराइल अदेसानिया के आपकी इजराइल अदेसानिया की ग्रैपलिंग में है कि इजराइल अदेसानिया को अगर आप टेक डाउन कर भी लेते हो ना तो इजराइल अदेसानिया बहुत तेजी से उठ जाता है ना। ही हैज केपेबिलिटी टू गेट अप फ्रॉम अंडर हिज अपोनेंट्स। पर जब ओपोनेंट का वजन ज्यादा होता है और पावर ज्यादा होता है, जैसे कि यान ब्लॉकोविच का था और जैसे कि एलेक्स पहिया का है, वहां दिक्कत होती है इसराइल को। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूं कि लोग कहते हैं, मैंने बोला था ना कई गलत फहमियां दूर करने की कोशिश करूंगा मैं। लोग कहते हैं ना कि इजराइल अदेसानिया की जीत का रास्ता ना ग्रैपलिंग से जाता है, घंटा नहीं जाता वहां से। ठीक है, गलत फहमी में मत रहो। एलेक्स पहिया की बात करते हैं। एलेक्स पहिया ने ये शो किया है कि वो इजराइल अदेसानिया को टेक डाउन कर सकता है। ओके, ये बात हम समझ गए। पर क्या वो, मान लो इजराइल अदेसानिया उसको टेक डाउन करता है, तो क्या वो उसके नीचे से उठ सकता है? हमें नहीं पता। और अगर मान लो वो इजराइल अदेसानिया को टेक डाउन करता भी है, जैसे पिछले बार किया था, पर ज्यादा टाइम नहीं था, मान लो टेक डाउन करता है, तो क्या वो उसको कंसिस्टेंटली ग्राउंड पे रख सकता है? हमें नहीं पता, पर मुझे लगता है कि वो रख सकता है। अब बात करते हैं कि मेरे को क्या लगता है कि क्या होने वाला है। मेरे को लगता है कि दोनों के दोनों फाइटर पहले ग्रैपलिंग ट्राई करेंगे और ग्रैपलिंग में दोनों के दोनों रियलाइज करेंगे कि दोस्त ये अपने बस की, ये अपने जीत का रास्ता नहीं है। बस की बात नहीं कहूंगा मैं, ये अपनी जीत का रास्ता नहीं है। दोनों रियलाइज करेंगे और वापस स्ट्राइकिंग में आ जाएंगे। तो हो सकता है कि एक आध राउंड ग्रैपलिंग को जाए या ज़्यादा से ज़्यादा 2 राउंड ग्रैपलिंग को जाए, और 3 राउंड स्ट्राइकिंग के होंगे, या हो सकता है 4 राउंड स्ट्राइकिंग के हो। तो ये एट द एंड ऑफ द डे स्ट्राइकिंग बैटल ही रहने वाली है मेरे दिमाग में। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी प्रीव्यू वीडियो में कहा था आपको कि प्रोबेबिलिटी जाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा मानना है कि प्रोबेबिलिटी इस बात की है, प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि इजराइल अदेसानिया की बारी है ये। क्यों? क्योंकि ये दोनों टैलेंट के लेवल पर बहुत क्लोज हैं और 3 में से 3 फाइट एलेक्स पहिया ने जीती है। और प्रोबेबिलिटी कहती है कि दिस इज एलेक्स इजराइल अदेसानिया स्टॉप। ठीक है, अब अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो मैं पहले बोल दूं, पिछले बार मेरा प्रिडिक्शन था कि एलेक्स पहिया जीतेगा। इस बार भी मेरा प्रिडिक्शन कुछ ऐसा ही है, पर मैं बता दूं कि पिछले बार अगर मेरे को अपने प्रिडिक्शन पे 80% भरोसा था तो इस बार 60% भरोसा है, क्योंकि मेरा मानना है कि यह फाइट पिछले बार से ज्यादा क्लोज होने वाली है। मेरा दिल कहता है कि एलेक्स पहिया जीतेगा, मेरा दिमाग कहता है कि एलेक्स पहिया जीतेगा।
मेरे पास पैसा होता तो एलेक्स पाहिया पे लगाया जाता। आप बताइए, आपको आपका दिमाग, दिल और पैसा क्या बोलता है? ठीक है? अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। ये था इंडियन फाइट जंकी। लड़ेंगे, जीतेंगे। ठीक है।